नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कंप्लीट एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का ये पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1, 2 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसे आप ज़रूर देखिए। तो पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कवर कर लिया था। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं चैप्टर 6 से, और ये पार्ट 3 ही आपके एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का लास्ट पार्ट होगा और इसी पार्ट में ये जो जियोग्राफी क्लास 6 है ये समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, क्लास 6 वाले में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हम लोग देखेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे अनगिनत स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं खड्ड है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है। ठीक है, तो तमाम सारे टाइप के जो हमें स्थल रूप देखने को मिलते हैं ये दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, एक तो आंतरिक क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होता है और एक बाह्य क्रियाएं होती हैं जो बाहर स्थल पर होता है। तो इन दो क्रियाओं के माध्यम से तमाम सारे प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। तो उन्हीं सारे स्थल रूपों की चर्चा जो है इस वाले चैप्टर में किया गया है। पर्वत क्या हैं, पठार क्या हैं, नदी क्या है, हिमानी क्या है, घाटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में। तो जैसे कि आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, इसमें अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। कहीं स्थल कुछ ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं समतल हैं। ठीक है, तो ये दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, यानी जो अंदर की प्लेटें हैं वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, गतिशील हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार जो है वो गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं कहीं नीचे धंस जाती है। तो हमने अभी पहले चर्चा किया कि दो क्रियाएं होती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं। ये दो क्रियाएं ही जो पृथ्वी पर तमाम सारे स्थल रूप आपको देखने को मिलते हैं ये उन सब के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। साइड में लिखा है, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्वत की डेफिनेशन बहुत छोटे से शब्दों में आपको समझा दिया गया है कि पर्वत क्या होता है और किसे कहते हैं। अब यहाँ कुछ स्थल रूप आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि ये पर्वत श्रृंखला है, ये एक पर्वत है। ठीक है, और कई सारे पर्वतें ऐसे एक श्रेणी में समांतर क्रम में अगर ऐसे मिलते जाएं तो उन्हीं को हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और ये पठार है। पठार क्या होता है कि अपने आसपास की भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ हो और उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो सपाट होती है, बिल्कुल मेज की तरह आप मान सकते हैं, उसे पठार कहते हैं। और पर्वत में जो ऊंचाई होती है वो 600 से 8 से प्लस होती है। हाँ, तो उसमें जो होता है ढाल होता है। ठीक है, पर्वतों में ढाल तीव्र होता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर क्या क्या होता है, नुकीला होता है, उसे पर्वत कहते हैं। और ये पहाड़ी है, ये घाटी है। ठीक है, जो दो ऊंचे उठे हुए स्थानों के बीच में पाई जाती है, जिसे वैली कहते हैं। और ये देख रहे होंगे झील है, और ये नदी जो बहती हुई आ रही है ये नदी है। और नदी में और जो दूसरी नदी, छोटी नदियाँ आकर के मिल रही हैं उसको सहायक नदी कहा जाता है। और नदी जहाँ समुद्र में मिल रही है उसको नदी का मुहाना कहते हैं। और वहीं पर जहाँ पर समुद्र में नदी मिलती है, अपना मलबा जमा करती है, वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। और वितरिका, जहाँ पर ऐसे तमाम सारे जो नदियाँ हैं वो आकर के मिलती हैं, यानी तमाम सारे
जो ऐसे ऐसे वितरित हो जाती हैं तमाम सारे पार्टों में, उसे वितरिका कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल संधि आपको पिछले वाले चैप्टर में ही बताया गया था, जो 2 बड़े स्थलों को एक फकरा या एक पतली स्थल जो जोड़ती है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। और ये तट है, जैसे कि समुद्र तट हम लोग बोलते हैं, ये पूरा एरिया आपका समुद्र है। ये आपका जो ग्रीन से दिखाया गया है समतल, ये मैदान है। और ये क्या है, जल संधि। ये क्या है, जल संधि। आपको बताया गया था कि 2 बड़ी जल राशियों को अगर एक सकरी जल मार्ग से जोड़ा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और ये द्वीप दिखाया गया है। द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ जल हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये सारे जो स्थल रूप है आपको इसी एक फिगर में ही सब दिखा दिया गया है और फिगर के माध्यम से समझा दिया गया है। तो इस माध्यम से आप लोग याद रखेंगे तो आपके दिमाग में बना भी रहेगा। अब आइए आगे इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक तो पहली क्रिया होती है आंतरिक क्रिया, पृथ्वी के जो अंदर चलती हैं, और दूसरी होती है बाह्य क्रिया, जो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने से होती है। पृथ्वी की जो सतह है वो टूट कर घिस जाती है, तो जो टूट कर घिसती है उसे हम अपरदन कहते हैं। और ये टूट करके जो घिसती है वो कई कारणों से घिसती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर तेज़ हवा चलती है तभी हम देखते हैं कि जो स्थल है वो धीरे धीरे टूट करके, या वहाँ के कण हैं जो उड़ करके वो धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम अपरदन कहते हैं। बारिश भी अगर होती है तो किसी भी स्थल, किसी पर्टिकुलर स्थल के जो कण हैं, मिट्टियाँ हैं, वहाँ क्या करती है, वो अब अपने साथ कट करके या बहा करके धीरे धीरे लेके जाती रहती है। तो इन सारी क्रियाओं को हम अपरदन कहते हैं। जब अपरदन होता है तो हम जानते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कट करके दूसरी जगह चली जाती है, यानी वहाँ की सतह क्या हो जाती है, नीची हो जाती है। और कहीं न कहीं जा कर के ये जो यहाँ से कण या मिट्टी बहा करके लेके जाती है, वो जहाँ भी ले जा कर के छोड़ती है वो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे वो निक्षेप करेगी वहाँ का भी स्थल रूप कुछ न कुछ चेंज होगा। जैसे वहाँ पर पहले सपाट था या नीचा था, तो अब कहीं से मिट्टी बहा करके लेके जाएगी, वहाँ भर देगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक, तो अपरदन और निक्षेपण, इन दोनों क्रियाओं द्वारा स्थल रूपों में परिवर्तन आता है। ठीक, अब देखते हैं ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर, ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 3 स्थल रूपों, पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत करते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये सब क्या होते हैं। पहले देखते हैं पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है या आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पे जलवायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और जो वायुदाब है वो भी कम होता जाता है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तो ये सारी परिवर्तन आपको ऊंचाई पर जाने पर होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। तो कुछ पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ़ जमी रहती हैं और वो जो जमी रहती हैं तो धीरे धीरे क्या होती हैं, वो पिघलती हैं। तो जब पिघलती हैं धीरे धीरे तो उनसे क्या निकलता है, जल निकलता है।
तो उसी को हम हिमानी बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी लगभग नदियाँ होती हैं वो इन्हीं पर्वतों और पहाड़ों से ही निकलती हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्वत केवल स्थल पर भी हैं, कई सारे पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं, लेकिन उन्हें आप देख नहीं सकते हैं, ठीक। अब पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जलवायु बहुत ही कठोर होती है, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ की जो धरातल होती है वो खड़ी ढाल वाली होती है, इसलिए वहाँ कृषि योग्य भूमि भी कम होती है। और अगर पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, पर्वत जो है क्या होते हैं, एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। और ऊपर वाले स्थल रूप में मैंने अभी आपको दिखाया था कि कई पर्वत अगर एक रेखा में ही हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वलित पर्वत हिमालय का एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी आगे आएगा। ये भूपर्वतीय था, ये नीचे यहाँ से कुछ दाब पड़ा और ये ऊपर ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया, तो ऐसे जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है। ध्यान रखने योग्य आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। तो पर्वत के कई सारे प्रकार होते हैं, अभी आगे बताया जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल दे करके ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये पर्वत किस प्रकार का एग्जाम्पल है या किस टाइप का पर्वत है। तो बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए होते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया और एंडीज हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है वो ये है कि हिमालय कहाँ है, एशिया में। आल्प्स पर्वत जानते हैं यूरोप में, और एंडीज कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले चैप्टर में बाई फिगर वहाँ पे दिखा था और मैंने बताया भी था। पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं आकार में भिन्नता होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पर्वत सेम आकार की सेम ऊंचाई की हों। अलग अलग पर्वत अलग अलग ऊंचाई और आकार के होते हैं। पर्वत हैं वो 3 प्रकार के होते, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो ऊपर जो अभी आपको मैंने वलित पर्वत दिखाया था, वलित पर्वत हिमालय एज एग्जाम्पल में, वो क्या था, पर्वत का एक प्रकार है। और आगे हम लोग देखेंगे कि भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत क्या क्या होते हैं, ठीक। हिमालय और आल्प्स पर्वत क्या हैं, वलित पर्वत हैं। एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल दिया जाएगा या पूछा जाएगा कौन वलित पर्वत है या कौन भ्रमशोथ पर्वत है, तो आपको उसमें मैच करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पर्वत किस किस देश में पाए जाते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जानते हुए चलिए। जिनकी फतह, जो वलित पर्वत हैं, इनकी फतह ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहाँ है, भारत में है, ठीक है। अभी आगे फिगर में आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि वलित पर्वत कहाँ पर है, ठीक। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में किस तरफ है, ठीक है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो है यह श्रृंखला काफ़ी घिस गई है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो अरावली पर्वत श्रृंखला है खैर काफ़ी पुरानी भी है, तो धीरे धीरे अपर्दन के कारण यह घिसती हुई जा रही है। अब उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है और रूस में यूराल पर्वत है, ठीक है। यूराल पर्वत अभी जो आपको पीछे ही बताया था, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, वो यूराल पर्वत, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहिए। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है,
ठीक, बहुत बड़ा भाग टूट जाए तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाए, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, ठीक है, विस्थापित हो जाए तो उस टाइप से जो पर्वत बनता है उसे भ्रमशोत्थ पर्वत कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो खंड है जो ऊपर उठ गया उसे क्या कहते हैं, उत्खंड या हार्ट कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ खंड है उसे द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, ठीक है, या ग्रोवन कहते हैं, द्रोणिका वंश या ग्रोवन। तो हार्स्ट और ग्रोवन ये इसके इंग्लिश नाम है, उत्खंड और द्रोणिका हिंदी नाम है। एग्जाम्पल टाइप से आपको यहाँ पर दिया है और फिगर में भी आपको समझाया गया है कि यूरोप की राइन घाटी तथा वाफजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए मानचित्र में उनकी स्थिति आप देखिए, अगर आपके पास मानचित्र है तो। अब यही क्या है, भ्रमशोत्थ पर्वत है, इसी के ये क्या है, भ्रमशोत्थ पर्वत, ठीक है, जो ऊपर उठ गया। अब इसमें दो चीज़ें आपको बताई गई, जो भाग ऊपर उठ गया उसको क्या कहे, उत्खंड भ्रंश, ठीक है, या हार्स्ट कहे, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको क्या कहे, द्रोणिका कहे या ग्रोवन कहे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया से आप इस फिगर को देख करके आप समझिए। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत इसमें दिया है कि एग्जाम्पल के माध्यम से, और ऐसे कितने पर्वत हैं भ्रमशोत्थ वाले उनका आप पता लगाइए। तो ये आपका होमवर्क है, आप खोजिएगा और पता लगाकर मानचित्र पर देखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की क्रियाओं द्वारा बनते हैं। अफ्रीका का जैसे माउंट किलिमंजारो बहुत फेमस है, और जापान का फ्यूजियामा बहुत फेमस है। तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी। तो जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहाँ पे हम जानते हैं कि एक शंक्वाकार की ऐसे बन जाती है ऊंचाई, टीली टाइप के। वैसे अगर वहाँ पर कंटिन्यू ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उनकी ऊंचाई ऐसे धीरे 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 बढ़ती जाती है और वो एक पर्वत का रूप ले लेते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत जो है पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि तमाम पाए जाते हैं, और जो वहाँ वनस्पति पाई जाती हैं वनों से जीव चारा, आश्रय और गोंद, रेजिन इत्यादि आदि चीज़ें पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं। पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता के देखने के लिए सैलानी आया करते हैं, ठीक है। तो जल के संग्रहागार होते हैं और बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं। जब आप नदियाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। तो अक्सर जो नदियाँ होती हैं पर्वतों, पहाड़ों और पठारों से ही निकलती हैं। अक्सर क्या सभी नदियाँ, तो कोई पर्वत से निकल रही है, कोई पठार से निकल रही है, कोई पहाड़ों से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। तो ये सारी नदियाँ होती हैं वो यहीं से ही निकलती हैं। और इतने सारे जो है इसके प्रयोग कि कहाँ कहाँ ये लोग प्रयोग में, मतलब इसका प्रयोग क्या क्या है। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको ज्वालामुखी पर्वत दिखाया गया है, ठीक है। ये अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है और फिर यहाँ पे बाहर निकल जाता है, तो जिसे हम लावा कहते हैं, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो अंदर रहता है इसे हम मैग्मा कहते हैं, और जो बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। अब ये निकलता रहता है और इसे फैलता रहता है और ये ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता, तो इसी प्रकार से क्या है देख रहे होंगे पर्वत टाइप से ये बन जाता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब जो ज्वालामुखी होते हैं इसमें राख होते हैं, वाष्प होते हैं, गैस होते हैं, घने बादल टाइप के ये ऐसे बन जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत
इधर तो ये ज्वालामुखी दिखाया गया है और इधर ये जो फिगर में दिखाया गया है ये ज्वालामुखी पर्वत दिखाया गया है कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग करने के लिए, रिवर सिस्टम स्काइंग करने के लिए पर्वतों के प्रचलित खेल हैं, ये पर्वतों पर जो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है, ऊपरी भाग बिल्कुल मेज की तरह होता है, सपाट होता है, ठीक है। और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी क्या होते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार और तिब्बत का पठार लोग जानते ही होंगे, जो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। किसका? तिब्बत का पठार, ठीक। चलिए, अब पठार बहुत उपयोगी होते हैं। आप ये फिगर में पठार इस टाइप से देख सकते हैं कि पठार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। पठार क्या होते हैं कि बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है, ठीक है। विश्व के बहुत खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। जैसे अफ्रीका का पठार जानते हैं, सोना हीरा खनन के लिए काफ़ी फेमस है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, अफ्रीका के पठार में सोना और हीरा पाया जाता है और छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा, कोयला और मैग्नीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हिडन हैं, बस आपको केवल पहचानना है। पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाइयों से गिरती हैं। तो अधिकतर जो जलप्रपात होते हैं वो पठारों पर ही होते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, नाम सुने होंगे। कर्नाटक में जोग जलप्रपात कुछ प्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। अगर वो लावा पठार है तो उसमें काली मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और जो कि बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है, और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठार हो गया। नेक्स्ट मैदान देखते हैं। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और मध्य समुद्र से जो इनकी ऊंचाई होती है वो 200 मीटर होती है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल एवं तरंगित, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक। अब अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें क्या कर देती हैं, अपर्दित कर देती हैं। और जो अपर्दित पदार्थ होते हैं अपने साथ लेकर के आगे जाते हैं, उसमें बालू, पत्थर, सिल्ट आदि चीज़ें होती हैं और ये जा कर के क्या करते हैं, घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं और उन्हीं के निक्षेपण से क्या बनता है, मैदान का निर्माण होता है, ठीक। तो सामान्यतः मैदान जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधन भी जो है आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं क्योंकि मैदान उपजाऊ होते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत ही आसान होते हैं और खेती करना, परिवहन करना, लगभग सारी चीज़ें जो है करना यहाँ पर बहुत आसान होता है। इसलिए विश्व की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मैदानी भागों में ही पाई जाती है, ठीक। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं बहुत सारे जो नदियों द्वारा बनाए गए मैदान हैं। एशिया में स्थित भारत में देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बीच, और चीन में या
यांगत्से नदी का मैदान इसका उदाहरण है। यह मनुष्य के रहने के लिए सबसे जो है उपयोगी होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए ये जो है बहुत उपयुक्त होता है। और उपजाऊ मिट्टी जो है कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, तो भारत में जो गंगा का मैदान है, देखते हैं कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये एक मैदान का फिगर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, समतल मैदान। तो समतल मैदान में जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पर खेती करना, हर एक चीज़ जो है वो आसान होता है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्थल रूप एवं लोग। अब अलग अलग स्थल रूपों में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, इस चीज़ की चर्चा जो है इसमें किया गया है। तो स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन होता है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनका जीवन जो है बहुत सरल होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना आदि बहुत आसान है, जबकि हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये सब काम करना बहुत ही कठिन होता है। तो स्थल रूप के कारण लोगों के रहन सहन में भी चेंज होता है। जैसे कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर ठंडक होती है, इस कारण वहाँ पर लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे। और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे या निचले भाग पर अगर गर्मी आती है तो वहाँ पर नॉर्मल पहनते हैं। तो सारी चीज़ों में अंतर आता है और ये बहुत ही प्रभावित करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, ये बहुत सारे विनाश कर देते हैं। ठीक है, तो कई सारे चेंजिंग हैं जो आप नॉर्मली ऐसे ही महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर कभी कभी मकान बना देते हैं, उपजाऊ भूमि पर मकान बना देते हैं, उपजाऊ भूमि पर बिल्डिंगें तैयार कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको गलत तरीके से, कहीं कहीं जो अच्छी भूमि है उस पर कूड़ा उड़ा फेंक करके उसको ख़राब कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए कि कौन सा भूमि जो है उपजाऊ है, वो खेती करने के योग्य है, तो वहाँ पर खेती किया जाए। कौन सी भूमि बंजर है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, वहाँ पर मकान बनाए जाएं, वहाँ पर कूड़ेदान बनाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। और यही होता है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी चीज़ों का प्रयोग हम लोग अपने तक ही सीमित ना रखें कि हम ही हैं बस ख़त्म कर दो, बकिया आगे आने वाली पीढ़ी का भी हम लोग ध्यान रखें और उसके लिए भी चीज़ें सुरक्षित रखें। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ बहुत सारे लैंडफॉर्म आपको दिखाए गए हैं कि मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ये क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, तो किस किस प्रकार से कैसे कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे घर हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये वो सब आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ का रहन सहन और खेती वगैरह ये भी पहाड़ी है। यहाँ पर घर वर देखिए, घर देखिए। और ये जो है एक रूप दिया है, यहाँ पे बाढ़ कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं। अगेन ये पहाड़ी क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिगर के माध्यम से दिखाई गई हैं। फिर अगला आता है आपका प्रश्न उत्तर। आप लोग प्रश्न उत्तर ज़रूर सॉल्व किया करिए, क्योंकि बिना प्रश्न उत्तर के चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और प्रश्न उत्तर ही आपको जो है जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपका क्लियर करता है, यदि आप प्रश्नों का उत्तर लिख लेते हैं।
तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं ये आप जान गए हैं। पर्वत पठार में क्या अंतर है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीखे। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग इसमें सीख चुके हैं। केवल 6 की NCERT अभी चल रही है, अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 यदि आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो सोचिए आप कितनी चीज़ें जान जाएंगे। आपको कुछ भी कहीं भी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए वीडियो, और सुनते रहिए, समझते रहिए, और खुद से भी पढ़ते रहिए। सारी चीज़ें करिए ताकि एक समग्र विकास आपका हो। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं, यानी पर्वतों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही आराम से अब आप इसका आंसर देने में आप लोग सक्षम हैं ये देखने के बाद। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस प्रकार में जानते हैं। ढाल में हिमानियाँ कहाँ पाई जाती हैं, दक्कन पठार कहाँ है, यांगत्से नदी कहाँ है, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। तो सारी चीज़ें ये जो हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है, सारी चीज़ें बहुत ही आराम से। तो पर्वत और पठारों में भिन्नता क्या है, तो पर्वत और पठार ढाल ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने उसमें रखता है। खाली स्थान बड़े समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। हिमालय और आल्प किस प्रकार के हैं, क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है, पर्वतों का एक क्रम है, ठीक है। क्षेत्र कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग देने में सक्षम हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, तो हम भारत के बारे में जो है इसमें अध्ययन करेंगे, और भारत के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं कि भारत कैसा है, भारत के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, भारत की लंबाई चौड़ाई, कितने राज्य, सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, चाहे वो भौतिक हों चाहे प्राकृतिक हों, सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं हमारा देश भारत, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें बच्चों की तरह दिया गया है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ऐसे ही बहुत आसानी से मिल जाएगा जो आप अच्छे स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, तो इसमें स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत क्या है, भारत प्रायद्वीपीय भाग। जब भी भारत का बोलते हैं तो नीचे वाले पार्ट में आप पहुंच जाइए और देखिए तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि आगे भी आएगा। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, यानी उत्तर में हिमालय और पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप यह भारत है, इधर पूरब, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण, ठीक है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। ये भारतीय प्रायद्वीप में क्या होते हैं, तटों पर लहराते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जानना है। आगे देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार 3200 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, मैदान का समान पठारी तट, तटीय भाग, द्वीप समूह अनेक प्रकार की स्थलीय भिन्नता को दर्शाते हैं। जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है, और इसी भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है।
यही कारण है कि आज हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर हम लोग आबादी के मामले में आते हैं। स्थिति के बारे में देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखेंगे तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच, पश्चिम से पूर्व तक अगर विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होती है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोरों में स्थानीय समय में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे कि अरुणाचल, एक तरफ अरुणाचल, ठीक है, और एक तरफ गुजरात। अगर इन दोनों के बीच में हम समय का अंतर देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए भारत में एक मानक समय माना गया है, ठीक है। और यहीं पर ही आपको बता दिया गया है कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में बहुत अधिक होता है, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 7 है, कनाडा का 6 है, ठीक है। ऐसे रूस के कितने मानक समय हैं तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है और बताया है कि रूस में कितने मानक समय हैं, ठीक है। तो जो अंतर है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के इधर छोर के बीच में वो लगभग 2 घंटे का पड़ जाता है, ठीक। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देशांतर और अक्षांश में जब पढ़ा था कि एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है कि हम पढ़ चुके हैं कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। ये बहुत फेमस है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इन देशों के नाम का आप लोग पता लगाइए कि वह 7 देश कौन कौन से हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। फिगर के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर भारत राजनीतिक दिया गया है, क्योंकि ये मैप बहुत पुराना है तो इसमें ऐसे यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बट गए हैं। तो 2 परिवर्तन इस मैप में जो है आपको करने हैं। नया मैप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में 2 द्वीप भी स्थित हैं, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि पीछे वाले चैप्टर में हमने पूछा था कि वह कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है या भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। तो उसका आंसर आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अब टोटली चेंज हो चुका है। 2 चेंजिंग हुए हैं इसमें। एक तो तेलंगाना अलग हो गया वो, प्लस जम्मू और कश्मीर दोनों अलग हो गए वो, प्लस दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया वो। तो 3 चेंजिंग के बाद अब आप लोग कमेंट में हमें बताइए
कि अब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य वर्तमान में हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। तो इस फिगर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की गई हैं। भारत बहुत ही फिजिकल मैप, ऊपर क्या था, राजनैतिक। तो मानचित्र वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैप तीन प्रकार के होते हैं, राजनैतिक, भौतिक और थीमैटिक। तो भौतिक में देखेंगे यहाँ पर ये नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं। भारतीय मरुस्थलीय भाग यहाँ पर है। और ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, जो मैंने कहा था कि ये भी आगे बताएंगे। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा रेंज है ये, और ये विंध्य रेंज है। और यहाँ पर ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये इसकी सारी सहायक नदियाँ आपस में मिल रही हैं। हिमालय देखेंगे तो इधर हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। यह इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से गंगा, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा का मैदान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आप यहाँ से देख रहे होंगे। महानदी, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी आपको दिख रही होगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मैप में है जो कि आपको जानना है। यहाँ से गोदावरी नदी, ये आप दक्कन का पठार देख रहे होंगे। और ये पश्चिमी घाट, और ये इधर देखेंगे तटीय क्षेत्र। और ये पूर्व का जो है तटीय क्षेत्र है, ये कावेरी नदी। ठीक है, और ये कृष्णा नदी। ठीक है, और ये पूर्वी घाट। तो इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है सीधा है, पूर्वी घाट देख रहे होंगे कटा पिटा है। पश्चिमी घाट कम चौड़ा है, पूर्वी घाट ज़्यादा चौड़ा है। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग देखिए, आगे ये आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। ठीक, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे नीलगिरी है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आप देख रहे होंगे, ये पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। ठीक है, और ये पर्वत श्रृंखला श्रेणी। कलर आप लोग देखिए। ठीक है, मैंने शायद फिजिकल वाले में बताया था, कलर महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे कलर गाढ़े होते जाते हैं, मीन्स उनकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अगर ग्रीन है तो ग्रीन मतलब समतल है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ, जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा तैसे तैसे येलो होता जाएगा, और जैसे और ऊंचा होगा वो ऐसे गाढ़ा कत्थई कलर का होता जाएगा। ठीक है, तो ये कलर है, कलर के माध्यम से आप लोग मैप पर पहचान सकते हैं। अगर ऐसे ही कलर दिया हो, ग्रीन हो, येलो हो और हल्का सा कत्थई कलर हो, ज़्यादा कत्थई कलर हो, तो उस माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन मैदान है, कौन पठार है, कौन पर्वत है। और यहाँ पर हल्का सा वाइट करके भी दिया रहता है। बहुत सारे गाढ़ा के बाद उसमें हल्का हल्का वाइट लगाया रहता है, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ जमे रहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है कलर के माध्यम से फिजिकल मैप में आपको चीज़ें प्रदर्शित की गई होती हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी क्या होती है? जैसे एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी में जितनी भी नदियां आ कर के इसके दाएं बाएं से मिलती हैं, ठीक है, और अपना जल मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, तो उनको सहायक नदी बोलते हैं। अब देखिए, हम पॉइंट पर आते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं: पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। ठीक, अब इसमें
हिमालय का क्या मतलब होता है? हिमधनालय मतलब हिमालय। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला होता है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जिसमें माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। मध्य हिमालय, उसके बाद उसके नीचे देखेंगे मध्य हिमालय या हिमाचल आता है। हिमाद्री के जो है दक्षिण में स्थित होता है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। यहाँ पर 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का आप लोग पता लगाइए। फिर उसके नीचे जो है शिवालिक रेंज जो है पाया जाता है, जो आपको अभी ऊपर वाले फिगर में मैंने बताया था, ठीक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बने हैं, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही उपजाऊ भूमि है। मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। आपको सब आगे बता दिए गए हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। वनस्पतियाँ बहुत कम हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ का धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और बहुत सी घाटियाँ स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जो अभी आपको ऊपर फिगर में दिखाया, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी आपको वो ऊपर वाले फिगर में दिखाया। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। और किस लिए फेमस हैं? क्योंकि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, इसलिए फेमस हैं। बाकी सभी नदियाँ जो है वो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती हैं, ठीक। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, मैंने पश्चिमी घाट भी आपको बताया, पूर्व में पूर्वी घाट भी बताया, और ये भी बताया कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा है या असमान है। पठारों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कोयला, लोहा, ठीक है, जैसे कि अभी आपको ऊपर छोटा नागपुर का पठार बताया था। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान पाए जाते हैं, जो कि ऊपर फिगर में अभी मैंने बताया था। तो पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, और जबकि पूर्वी का जो तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़ा है। बहुत अच्छे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं, छुटकी के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के क्या होते हैं? कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। जीवित पॉलिप जब मरते हैं तो उनका कंकाल क्या होता है? बच जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि तथा ठोस कंकालों के ऊपर ही होती रहती है, और ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं, और इन्हीं से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो पूर्वी तट का मैदान है वो चौड़ा है। पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में। ये सुनामी का चित्र बनाया गया है बच्चे के द्वारा, इसको आप देखिएगा, आप भी PDF डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। 2 द्वीप समूह कौन कौन से? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कौन कौन से? लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, ठीक है, केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है, और यह एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप? प्रवाल द्वीप। तो अगर भारत में प्रवाल द्वीप पूछा जाता है तो कौन सा है? लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब ऊपर जो सुनामी का फिगर दिखाया गया था
उससे संबंधित कुछ ज़रूर पूछेगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए कि 2004 की जब सुनामी आई थी तो उसमें कौन सा द्वीप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, आइए अब अभ्यास प्रश्न पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। बाकी आप लोग अभ्यास प्रश्न ज़रूर करते रहिए। भारत में कितने भौतिक विभाजन हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सारे लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, अब बहुत ही फेमस है क्वेश्चन है। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जो 7 देश इसके सीमा बनाते हैं, वो जो है आप बताइए। और मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा और एक कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। ठीक है, तो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन जो है टेलीविज़न पर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे या खुद देखते होंगे। कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी बादल आ गए, कभी क्या हो गया। तो ये जो दिन प्रतिदिन, तो वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण इत्यादि, कभी गर्म हो गया, कभी ठंड हो गया, कभी बादल छा गया, तो कभी वर्षा हो गई। ठीक है, तो जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम। ठीक है, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो होता है वो मौसम कहलाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सामान्यतः भारत में जो प्रमुख मौसम वो 4 प्रकार के होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडी वाला, और मार्च से मई तक गर्मी वाला, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसमी वर्षा होता है, और अक्टूबर और नवंबर में ये जो मानसून के लौटने वाला वर्षा होता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के मौसम होते हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीत ऋतु, तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान कम होता है, तो ठंडी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। सिंपल सी मात्रा बात से आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ गर्मी के मौसम में आप ठंडे पे शरबत वरबत सारी चीज़ें, ये लू के प्रभाव से बचने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आप लोग करते होंगे। जैसे आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही, शरबत वरबत, आज छाछ, मट्ठा उट्ठा, ये सारी चीज़ें आप पीते होंगे। बादाम शेक, केला शेक, आम शेक, तमाम प्रकार के। ठीक है, तमाम प्रकार के जो है कोल्ड ड्रिंक भी मार्केट में आ गए हैं, जाते होंगे खरीद करके तुरंत पी लेते होंगे। ठीक है, तो पेय के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया गया है। और बारिश में जानते हैं, यहाँ तो नहीं होता है, गांव क्षेत्रों में होता है। बारिश में गाने गाए जाते हैं, बारिश में गाने गाए जाते हैं, कजरी। ठीक है, तो जब भी बारिश वारिश हो तो मिल करके कजरी गाओ और आनंद उठाओ। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। अब देखिए, हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं, और बंगाली में वर्षा कहते हैं। तो 2-3-4 लैंग्वेज हैं जिनके आप वर्षा के बारे में जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है।
बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से किस तरफ बढ़ती है, अस्थल की ओर बढ़ती है और अपने साथ नमी लाती है। जब ये पौने पहाड़ों से टकराती हैं तो बारिश होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसून के लौटने का समय, जैसे कि शरद ऋतु, इस समय जो पवन होता है वो अस्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। जब मानसून लौटता है तो भारत के दक्षिणी भागों, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय मैदान हैं वह उस क्षेत्रों में बारिश करता है। अब जलवायु क्या होती है, ये इसकी परिभाषा दी गई है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है। यह अरबी भाषा मौसम से लिया गया है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण यहाँ अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, भारत में कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो मानसूनी जलवायु भारत का है। ठीक है, और उष्णकटिबंध में भारत स्थित है। तो दो चीज़ें यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पता चली। अब देखो, जो किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। स्थिति कहाँ पर है, किस तरफ है, ठीक है, यानी कि अक्षांश और ऊंचाई, ठीक है, और समुद्र से दूरी और उच्चावच, ठीक है, इतनी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म है। जम्मू कश्मीर, द्रास, कारगिल में देखेंगे बहुत ठंडी होगी। तटीय मैदान में जैसे कि मुंबई, कोलकाता में देखेंगे तो जलवायु मध्यम होती है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, और समुद्र तट के होने के कारण यहाँ पे आर्द्रता बहुत अधिक होती है। तो विश्व की जो सबसे अधिक बारिश है वो मेघालय में स्थित माशिनराम में होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में स्थित माशिनराम में होती है। ठीक है, और जबकि वहीं राजस्थान का जैसलमेर देखते हैं तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर बारिश ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वनस्पति देखते हैं। हरे भरे घास मैदान, तो कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, फूल वाले पौधे, और कुछ लंबे होते हैं जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। शाखाएं होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, तमाम वृक्ष। ठीक है, और कुछ ऐसे भी देखे होंगे जिनमें कि पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं, जैसे नारियल। और जो घास और झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजें उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और वर्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में भी अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जिनको 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो फिगर साइड में दिया है इसको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कितना क्या है, ये कितना घना है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बर्फ पर जो है ऐसे घना और सदाबहार बना रहता है, इसलिए हम इसे सदाबहार वृक्ष भी, सदाबहार वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पर जो अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और वो जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग समय पर जो है अपने पत्तियां गिराती हैं, मतलब सारे के सारे एक साथ नहीं, तो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो कोई
किसी टाइम तो कोई किसी टाइम इसलिए वहाँ पर हरा भरा बना रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वन भारत में अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तरी पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट के सक्रिय पट्टियों में पाए जाते हैं। इनमें जो वृक्ष होते हैं खास करके और महोगनी, एबोनी और रोजवुड। तो दो चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में। और कहीं कहीं वृक्षों के नाम दे करके पूछ लेता है, महोगनी, एबोनी और रोजवुड किस प्रकार के हैं, तो ये सदाबहार वृक्ष हैं। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो भारत के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो इन्हीं का है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं, निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे कि साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये अपने आसपास आप लोग देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संख्या भारत में इन्हीं की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे भागों में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। ये सब वृक्ष देख रहे होंगे, इनके पत्तियां एक साथ ये सब गिरा देते हैं। ठीक, कंटीली झाड़ियाँ देखते हैं क्या होती हैं, तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां जो है बड़े बड़े कांटे वाले होते हैं। इनमें कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ठीक है, आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख के पूछ लिया जाता है, वृक्ष दे दिया गया किस प्रकार का है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढलानों पर, गुजरात आदि में इस प्रकार के जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि कैक्टस कटीली दाड़, ये बबूल का पेड़ है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ऊँट सब देख रहे होंगे कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों पर। अब देखते हैं पर्वतीय वनस्पति। ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियाँ इसमें विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, हम जानते हैं तापमान में कमी आती है, तो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ों का आकार होता है वो शंकुआकार होता है। आप इस फिगर में देखिए, ये शंकुआकार जो पेड़ हैं ये 1500 से 2500 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, जैसे चीड़, पाइन और देवदार। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए। और ऊंचाई 1500 से 2500 शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, पाइन और देवदार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रकार का वन मैंग्रोव वन, खारे पानी में रह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 2 जगह पाए जाते हैं, ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप सुंदरी प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। कौन से, सुंदरी प्रकार के वन। तो सुंदरी प्रकार के वन पाए जाने के नाते ही इस क्षेत्र का नाम क्या बन गया, सुंदरवन पड़ गया। ठीक है, सुंदरवन पड़ गया। अब हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो जानते हैं बहुत लाभदायक है। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ों की मिट्टियों को पकड़ कर रखते हैं, अपरदन को रोकते हैं, ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, शहद, गोंद आदि प्रकार के चीज़ें हमें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। अगर अंधाधुंध कटाई ऐसे ही करते रहेंगे तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, उनकी रक्षा करो। ठीक है, और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताओ कुछ आयोजनों करके, जैसे कि वन महोत्सव होता है तो वन महोत्सव के द्वारा जो है लोगों में जागरूकता फैलाओ और पृथ्वी को हरा भरा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अब ये पेड़ है, पेड़ से जो है चीज़ें समझाई गई हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है और क्या क्या देता है। बहुत ही ये देखो ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है और
शहद पेड़ तो देगा नहीं, पेड़ पे मधुमक्खियाँ बैठेंगी तो शहद मिलेगा, ठीक है। और जो तमाम पेड़ पौधे उनको फल, गोद, वन्यजीव, प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ियाँ, इनसे रबड़ और मिट्टी को बांध करके रखी हुई हैं, जड़ें देख रहे होंगे, फर्नीचर, खेलने, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें जो है किससे मिलती हैं, इन्हीं पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। अब भैया वन्य प्राणी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वन्य जीवों का निवास, ठीक है। वन क्या होता है? वन्य जीवों का निवास होता है, ठीक है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। सरीसृप, उभयचर, पक्षियाँ, स्तनधारियाँ, कीट, कृमियों का निवास होता है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है, देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, गुजरात के गिर वन में क्या पाया जाता है? एशियाई शेरों का निवास है गुजरात के गिर वन में। तो ये आप लोगों को क्या या बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद रखना है, कहीं नोट करना है। अगला, हाथी और एक सींग वाला गैंडा। हाथी और एक सींग वाला गैंडा असम के जंगलों में पाया जाता है, जो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है। हाथी केरल और कर्नाटक में, ऊँट भारत के रेगिस्तान में, जंगली गधा जो है कच्छ के रण में, अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि ये हिमालय पाए जाते हैं, भी इम्पोर्टेंट है। सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता आदि पाए जाते हैं, ये ऐसे नॉर्मली वे में। अब देखेंगे पक्षियों में देखेंगे तो पक्षियों की भी बहुत सारी प्रचुरता पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि पाए जाते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनको प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, ठीक है। भारत में सांपों के भी तमाम सारी प्रजातियां पाई जाती है। कोबरा सांप और करैत, कोबरा और करैत जो है उसमें महत्वपूर्ण है। वनों के काटने से, जानवरों के शिकार करने से वन्यजीवों की प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। हाथियों और बाघों को बचाने के लिए हम जानते हैं कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, तमाम सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो वन्यजीवों के संरक्षण में आप भी अपना हाथ बटा सकते हैं, जैसे कि उनके शरीर और विभिन्न अंगों की जो बिक्री होती है या जो उनसे सामान बनता है, तो भाई या तो उन सामानों को हम ना खरीदें, ठीक है। जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने सामान आदि खरीदने से मना कर दें, और उससे हम बचा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों को निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। साइड में कुछ प्रवासी जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टार्क, फ्लेमिंगो और पिंटेल बतख, कार्लियू सर्दी के मौसम में कहाँ पे आते हैं? हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आता है और मार्च के आरंभ तक ये भारत में रहता है। यहाँ स्टार्क एक प्रवासी पक्षी है जो दिखाया गया है कि भारत में आते हैं। अब ये जो है प्रश्न है, इसको आप देखिए और इसको आप प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि प्रश्नों को सॉल्व करने से ही जो चैप्टर आपने पढ़ा वो उस पर आपकी पकड़ जो है अत्यधिक मजबूत होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्लास 6 की जियोग्राफी समाप्त हो जाती है, और कल से हम लोग 7th की जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। कल से 7th की जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो कि पर्यावरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो दोस्तों, आज फिर वीडियो लंबा भी हो गया, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए जोश और उत्साह के साथ क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।